علیکم। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट की, क्योंकि इसराइल की जानिब से ईरान पर ताज़ा कार्रवाई की गई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जहां पर ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर ईरान पर इसराइल की जानिब से ताज़े हमले किए गए हैं और ईरान ने कई इसराइली ड्रोन्स को भी मार गिराया है। ये भी खबरें आ रही हैं और अगले 72 घंटे इंतहाई हसास होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका की बिलवास्ता या बराह रास्त जंग में शिरकत हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर इसराइल की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमले किए गए, लेकिन वहीं पर ईरान की तरफ से भी कामयाबी के साथ इसराइल के कई ड्रोन्स को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको ईरान और इसराइल की जंग के बीच में, जहां पर इसराइल की जानिब से ईरान पर ताज़ा कार्रवाई की गई, लेकिन वहीं पर ईरान ने कामयाबी के साथ कई इसराइली ड्रोन्स को मार गिराया है। ये बड़ी खबर, और साथ में अगले 72 घंटे इंतहाई हसास होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका की बिलवास्ता जंग में शिरकत हो सकती है। अभी तक अमेरिका अपने प्रॉक्सी इसराइल के जरिए से ईरान के साथ जंग में शरीक था, अपने कई सामान भी भेज रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन अब ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि अगले 72 घंटों के अंदर अंदर ये जो औकात है काफ़ी हसास हैं और ईरान के साथ अमेरिका बिलवास्ता या बराह रास्त जंग में शिरकत कर सकता है। लेकिन वह तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही। ये अस्फहान का एक शहर है, जहां पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इसराइली ड्रोन है जिसे ईरान ने कामयाबी के साथ गिरा दिया है। ताहम ईरान के हवाले से किसी भी किस्म के नुकसानात की कोई इतला नहीं है, लेकिन इसराइल की जानिब से ये जो ताज़ा हमले किए गए थे, उनमें ईरान की जानिब से भी जो उनका डिफेंस सिस्टम है, उनकी जानिब से इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर देखा गया। और अस्फहान के इलाके के अंदर अब इसराइली ड्रोन की ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जहाँ पर इसे ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। और ईरान को यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी भी देखने को मिली है इसराइली हमले को रोकने में। लेकिन अगर बात करें ये अस्फहान का ये जो इलाका है, यहाँ पर सहयोनी आबादी ज़्यादा है, जो मशरकी ये जो वस्ती ईरान के अंदर का इलाका है, और वहीं पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया था। गुज़श्ता चंद रोज़ पहले इसी अस्फहान शहर के अंदर रहने वाले सहयूनी यानी यहूदियों ने इसराइल के हमलों की मज़म्मत की थी, और आज इसराइल की जानिब से इस अस्फहान इलाके को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन वहीं पर ईरान ने कामयाबी के साथ उनके ड्रोन्स को नीचे गिरा दिया है। लेकिन बात करेंगे अमेरिका की, जो कि अपने प्रॉक्सी इजराइल के जरिए से ईरान पर हमले करवा रहा था। अब बिलवास्ता यानी बराह रास्त वो इन हमलों के अंदर और इस जंग के अंदर शिरकत कर सकता है, इस तरीके की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। लेकिन वहीं पर बात करें तो ईरान की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ से तकरीबन जहां पर G7 ने भी इरादा किया इसराइल की हिमायत का, अमेरिका पहले से इसराइल के साथ अंदरूनी तौर पर काम कर रहा है, बरतानिया और इसके अलावा कई और मगरबी ममालिक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से ईरान एक अकेला और इकलौता मुल्क जो इन तमाम ममालिक के साथ लड़ रहा है और तमाम को हेज कर दिया है इस मामले में कि किस तरह से ये सारे हमले आवर हो रहे हैं, हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुज़ाकरात की बात कर रहा है अमेरिका, लेकिन वहीं पर ईरान किसी भी किस्म की बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर तक को धमकी दी गई। लेकिन वहीं पर अगर ईरान की बात करें तो ईरान की जानिब से इसराइल को ये वाज़े इंतबा दिया गया था कि आप एक लीडर की बात कर रहे हैं, आपके पूरे मुल्क का सफ़ाए हस्ती से नाम मिटा दिया जाएगा। ये ईरान की जानिब से इंतबा इसराइल को। और इसी के बीच में अब बात करें तो इसराइल ने ईरान पर ताज़ा कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने कई इसराइली ड्रोन्स को मार गिराया है। और अगले 72 घंटे इस हवाले से इंतहाई हसास रहने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका अब बिलवास्ता या बराह रास्त इन हमलों में या इस जंग में शरीक हो सकता है। आपको यह भी खबर बताने की कोशिश करेंगे कि ईरान की जंग शुरू होने के बाद से ही 5 यूएसएएफ ने 5 मजीद हैवी लिफ्टर्स ने इसराइल को
इंटरसेप्टर्स और गोला बारूद पहुंचाया। और WSJ ने भी ये इतला दिया है कि इसराइल के पास एरो इंटरसेप्टर की कमी है जो ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ईरान की जानिब से जो कुछ भी मिसाइल दागे जा रहे हैं इसराइल की जानिब, उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो उन हमलों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। तो वहीं पर US एयर डिफेंस की जानिब से उन्हें कई इंटरसेप्टर्स और 5 नए इंटरसेप्टर्स भी दिए गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें जो ईरान का इंटरसेप्टर सिस्टम है या हवाई डिफेंस सिस्टम है, वो इतना मजबूत है कि उन्होंने इसराइल के एक ड्रोन को अस्फिहान इलाके के अंदर मार गिराया है। नाजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे उन मामलात के हवाले से जो जम्मू कश्मीर ही में नहीं बल्कि पूरे मुल्क भारत के अंदर इस हवाले से अहम है, क्योंकि ये जो हाईवेज और ट्रांसपोर्ट के हवाले से मामला है। आपको बता दें, मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है कि निजी गाड़ियों के लिए सालाना पास की सहूलत जल्द फराहम होगी और 15 अगस्त से फास्टैग सालाना पैक का आगाज होगा और अवाम की सहूलत के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर जहां पर मरकजी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा जितनी भी निजी यानी प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके लिए सालाना फास्टैग पास की सहूलत वो दस्तयाब करेंगे और 15 अगस्त से फास्टैग सालाना पैक का आगाज हो जाएगा। अवाम की सहूलत के पेश नजर यह फैसला लिया गया है। हाईवे के सफर को हमवार करने के मकसद से एक बड़े इक़दाम में मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है कि हुकूमत निजी यानी प्राइवेट गाड़ियों के लिए फास्टैग बेस्ड सालाना पास की सहूलत शुरू करने जा रही है, जो 15 अगस्त से नाफिज होने वाली है। और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बगैर परेशानी के सफर की तरफ एक तब्दीली के कदम के तौर पर उन्होंने 3000 की कीमत पर मबनी सालाना पास मुतारिफ करवाया है, जो 15 अगस्त साल 2025 से लागू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो एक्टिवेशन की तारीख से 1 साल के लिए दुरुस्त है या उससे पहले 2000 रुपए तक के लिए मौजू है। गैर तिजारती प्राइवेट गाड़ियां जो इसमें शामिल रहेंगी, जिसमें कई कारें, जीपें और वैन्स वगैरह जो भी छोटी निजी गाड़ियां हैं, उन सब के लिए ये पैक दस्तयाब रहेगा। सालाना पास पूरे मुल्क में कौमी शाहराहों पर बगैर किसी रुकावट के और सस्ते सफर के काबिल बनाएगा और एक्टिवेशन और तजदीद के लिए एक वक्फ शुदा लिंक भी जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कराया जाएगा। और उसमें ये कुछ लिख दिया गया है कि ये जितना भी अब काम होगा और ये सालाना फास्टैग 3000 रुपया सालाना अब उन गाड़ी वालों से वसूला जाएगा जिन्हें बार बार अपने सफर के दौरान हाईवेज पर टूल प्लाजाज पर रुक करके फास्टैग देना पड़ता था। अब उन्हें साल में एक ही बार साल का पैक देना पड़ेगा और वो भी बिल्कुल बहुत कम कीमत 3000 रुपए उनसे सालाना वसूला जाएगा। और उसके बाद जितना भी उन्होंने सफर करना होगा पूरे साल भर उनसे किसी भी जगह पर कोई फास्टैग नहीं लिया जाएगा। नाजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे कुलगाम की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कुलगाम के पंबे इलाके में नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है। मकामी लोगों ने लाश को रास्ते में पुरअसरार हालत में पाया है और पुलिस ने भी जाए वकूअ का जायजा लेकर लाश को तहवील में लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कुलगाम से आ रही है, जहां पर कुलगाम के पंबे इलाके में नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है। मकामी लोगों ने लाश को रास्ते में पुरअसरार हालत में पाया और उसके बाद पुलिस को इतला दी और इतला मिलते ही पुलिस ने जाए वकूअ का जायजा लेकर लाश को तहवील में ले लिया है।
आपको बता दें कुलगाम के पंबे इलाके में एक नामालूम लाश मिली है। मकामी लोगों ने इस हवाले से पुलिस को मुतल्ला किया और इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौका पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने लाश को पहचान के लिए साथ ही तिब्बी लवाजमात के लिए अस्पताल मुंतकिल कर लिया है ताकि मुर्दा खाने में लाश की मुकम्मल जांच हो सके, साथ ही पहचान भी कराई जा सके। और इस पर वहां के मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा है कि ये लाश किस तरीके से वहां पे पड़ी थी और क्या कुछ उन्होंने किया, उस हवाले से पहले आपको उनके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही फिर हमारे साथ वहां से हमीद भट्ट जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। द्राय सोद यपर कह जनान मोड़ खानदारनी दोपन ना यह पलो ना ना यह लाश तो क्या वन तो मे दिस क्रैक दिस क्रैक यह गए हार्ट पे मे दिस फारक कटिस क्रैक तो यह आव यह शायद मेनी मोज मे गो अम शक यह मोज वथ मज तो खड़ त्रो पे ये योतान पे पुलिस कोर इतला तो सह आव तम कोर हिमायत तो नाजरीन इसी पर हमारे साथ कुलगाम से हमीद भट्ट जुड़े। हमीद, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप ये बताइएगा ये जो नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है तो क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? हाँ, ये आज सवेरे ही बात मामला सामने आया कि जहाँ पे एक बुजुर्ग खातून लाश एक नदी की है। जी, लोगों का कहना है कि वो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, उन्होंने इसको देखा, पहले ये समझा कि कोई कपड़ा हो सकता है, मगर जब वो नजदीक गए तो वहाँ पे एक बुजुर्ग खातून की लाश देखी। उस लाश को वहाँ पे जब देखा तो उन्होंने पुलिस को इस बारे में इत्तला दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और सारे जो गाँव आस पड़ोस के गाँव हैं वहाँ पे मस्जिद के लाउड स्पीकरों पे ऐलान करवाया कि फलानी जगह एक नाबालिग खातून की लाश पड़ी हुई है, उसकी शिनाख्त के लिए आप आ जाइए। दूर दूर से गांव के लोग आ गए देखने के लिए उसकी शिनाख्त हो जाए, मगर अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने अपनी तहवील में उस लाश को लेकर उसका पोस्टमार्टम कुलगाम के हॉस्पिटल में करवाना चाहा और आइडेंटिटी के लिए उसको अभी वहीं पे रख दिया है ताकि उसकी आइडेंटिटी हो जाए। ये बुजुर्ग खातून है, तकरीबन इसकी उम्र 50 के करीब बताई जा रही है। ये नाउमर जो खातून है ये कहाँ से आई है इस बात का पूरी तरह से भी पता नहीं चला, ना ही इसकी अभी शिनाख्त हुई है। जी हमीद, ये भी बताइएगा जहां पर बात करें तो क्या ये कोई मकामी खातून इस हवाले से शिनाख्त हो रही है या कोई बैरून रियासत से आई हुई खातून थी? क्या कुछ कहेंगे जो लाश को देख करने के बाद पता चल रहा है? जो इब्तदाई में पता चला है कि ये लोकल ही खातून हो सकती है, कि ये बाहर की खातून नहीं हो सकती है, मगर हो सकती है कि दूर दूर से किसी जगह से आई हुई हो। ये नदी में पाई गई, जो नाला वहाँ पे बहता उसमें पाई गई, क्यों ये वहाँ पे पहुँच गई, किसने उसको वहाँ पे लाया है, पुलिस इस बारे में लाश को देखने के बाद क्या कुछ पता चला, ये कितनी पुरानी लाश हो सकती है? अभी पूरी तरह से ये ज्यादा बूसीदा भी नहीं थी, लाश तो ताजा ही थी, क्योंकि हो सकता है कि आज रात कोई वहाँ पे उस नाले में चली गई हो या किसी ने उसको मारने की कोशिश की हो। मगर अभी जो इब्तिदा में पता चला कि उसके किसी भी जिस्म में किसी भी जगह कोई भी जख्म नहीं है या किसी और निशान उसके जिस्म पे नहीं पाए गए। इससे लगता है कि ये इसकी मौत जो है या नेचुरल हुई है या खुद ही ये गिर गई है। अभी पूरी तरह से इस पे किसी अफसर ने भी लपशाई नहीं की है और मकामी लोगों का भी कहना है कि ये दूर दूर तक जो यहाँ पे गाँव है दूर दूर तक इसकी शनाख्त हो अभी तक नहीं हुई है। कई सारे लोग इसको देखने के लिए आ गए, मगर किसी ने भी इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। अलबत्ता लाश अभी तहवील में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से कुलगाम के अंदर ये लाश देखने को मिली है। वहीं पर अब आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन यानी पीडीडी के जेके का हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज था। एहतजाज का मकसद हुकूमत को अपने मुतालबात बावर कराना और उनके फौरी हल के लिए मुतालबा करना था। इस मौका पर एसोसिएशन के सदर पीरजादा हिदायतुल्लाह ने कहा कि मुलाजमीन को रेगुलर करने के लिए अगर उनके मुतालबे को पूरा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतर आएंगे और अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। लेकिन वहीं एलजी इंतजामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ पूरा ताउन देने का भी इरादा किया है। आपको बता दें इससे पहले भी जम्मू कश्मीर आरजी मुलाजमीन की मुश्तरका मशावरती कमेटी ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी कॉल दी थी, जिसमें पीएचई महकमे के आरजी मुलाजमीन, पीडीडी और दीगर कई महकमों के आरजी मुलाजमीन
सरकार से अपने अहम मुतालबात और मांगों को बरोकार लाने की अपील करते हुए नजर आए थे। लेकिन बात करें तो ताहम अभी तक जम्मू कश्मीर के तकरीबन 60,000 से भी जायद आरजी मुलाजमीन के मुतालबात का इजाला नहीं हुआ है, और जबकि असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 6 महीने का वक्त मांगा था और सभी मुलाजमीन उन 6 माह की मियाद के मुंतजिर हैं। देखिए, जो आज आपने प्रोटेस्ट देखा, सारे पावर इंजीनियर्स चीफ इंजीनियर से लेके जेई तक आज सारे वन डे प्रोटेस्ट पे थे, बिमना में और ग्लैडनी नरवाल में। जो हमारा एक तरीका था अपनी नाराजगी जताने का टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इन नॉन रिजॉल्विंग आवर जेन्युइन इशू ऑफ रेगुलराइजेशन। आपको ये पता होगा, जबकि बार बार आपने कवर किया है कि जो हमारे चीफ इंजीनियर साहिबान है, जो एससी साहिबान है, वो एई और जेई की ग्रेड लेते हैं, जबकि हर महकमे में चीफ इंजीनियर की तनख्वाह लेता है और जेई मतलब एससी की तनख्वाह लेता है। बट हियर इट इज द रिवर्स, एवरीबडी इज गेटिंग द सैलरी ऑफ ए जूनियर इंजीनियर, जिस पोस्ट पे वो 32 साल पहले लगे हैं। तो 2019 में सरकार ने डिसीजन लिया कि पावर इंजीनियर्स को 2 महीने में रेगुलराइज किया जाए और पीएससी को बाईपास किया जाए। आज से 5 साल हो गए, हुआ कुछ तो छोटा मोटे कुछ रेगुलर हो गए, लेकिन जनवरी 2025 में एस्टैब्लिशमेंट कमेटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी ने डिसीजन लिया कि 250 लोगों को रेगुलराइज किया जाए। लेकिन 5 महीने के बाद हमारे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो मेंबर है, उसने क्वेरी उठाई कि आज विजिलेंस लाओ। फिर वो तब तक कहाँ थे? 5 महीनों के बाद MOM क्यों नहीं निकला? और आज की डेट में नया IC करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटीज करें तो हम पे सस्पेंशन और टर्मिनेशन की तलवार लटकती है। हम सरकार के पॉलिसीज में पर आगे बढ़ जाएंगे, जहां श्रीनगर में आज एहतजाज देखने को मिला, वहीं इन्हीं मुलाजमीन और इन्हीं लोगों की जानिब से एहतजाज हुआ, तो जम्मू में भी इन मुलाजमीन और इंजीनियरों ने एहतजाज करके हुकूमत से अपने मुतालबात हल करने की अपील की है। भीषण गर्मी के दौरान बिना पावर को इफेक्ट किए हुए गवर्नमेंट तक मैसेज भिजवाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो जनवरी 8 को प्रोटेस्ट किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलराइजेशन, जिसमें कि हमारे 250 से ज्यादा इंजीनियर्स की रेगुलराइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट कमेटी में जो मीटिंग हुई थी, उसको उस टाइम कराया गया आफ्टर आवर प्रोटेस्ट, और आज तक उसके मिनट्स जो है 1-2 कमेटी मेंबर्स बार बार उसमें कोई अड़चने डाल के पिछले 6 महीने से मिनट्स इशू नहीं हो रहे हैं। लगातार गवर्नमेंट की तरफ से एक नेग्लेक्ट फेस हो रहा है। पीडीसी को 50 पोस्टें जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और कैडर्स की पोस्टें लेके प्राइवेटली रिक्रूटेड जो पीडीसी के इंजीनियर्स हैं, उनकी प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स की चिंता पड़ी हुई है इनको। एट द सेम टाइम जो हमारे डिपार्टमेंट में 800 से ज्यादा इंजीनियर्स की वैकेंसीज, 4000 से ज्यादा क्लरिकल और टेक्निकल कैडर की वैकेंसीज, ग्राउंड पे अगर बिजली का मुलाजिम प्रेजेंट नहीं होगा, लोगों को सप्लाई कैसे इफेक्ट नहीं होगी। लोगों को बेहतर सुविधा के लिए हम बार बार संज्ञान लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम गवर्नमेंट को सेंसिटाइज कर रहे हैं। तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से तैयारियों का जायजा लेंगे। आज काबीना वजीर बराए सेहत और तालीम सकीना यित्तू ने इमामबाड़ा जडीबल का दौरा किया। इस मौका पर उनके हमरा काबीना वजीर बराए खुराक और ट्रांसपोर्ट के अलावा NC के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक भी मौजूद थे। 10 मुहर्रम की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया और तमाम तर इंतजामात का हुकूमत की जानिब से उन्हें पूरा करने का यकीन भी दिलाया गया। देखिए, जो ज़रूरत होती हैं इन दिनों के अंदर, आज तनवीर साहब जो यहाँ हमारे ऑनरेबल MLA साहब हैं और मैं चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे इन एरियाज़ को यहाँ हमने विज़िट करना है, और पहला जो विज़िट है वो यहाँ पे हमने किया है। और यहाँ जो हमारे लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनके जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं जो उन्होंने उबारे हैं, जिन इश्यूज़ के बारे में उन्होंने बात की है, बहुत जेन्युइन इश्यूज़ हैं। सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, काम काफ़ी हो चुका है इसके ऊपर, और जो और करने की ज़रूरत हो, जैसे इन्होंने डॉक्टर्स की बात की है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस की बात इन्होंने की है, कुछ PHE में छोटे कुछ मसले हैं उनकी बात की है, वो इंशाल्लाह जो है उसको हम इमीडिएटली, या PDD की चीफ़ इंजीनियर साहिबा हैं हमारे साथ, तो हमने इनको यहाँ पे ऑलरेडी हिदायत दी हुए हैं, वो इंशाल्लाह इनको जल्द से जल्द जो है सालू कर लेंगे। और
چیف منسٹر صاحب بھی آج 5 بجے جو ہے وہ ایک میٹنگ بلا. دیکھو ہم تو مبارکباد دیں گے، جیسے شاندار آپ کو ودھائک ملے ہیں، ان کا حکم ہوا اور ہم سارے سی ایم صاحب کی انسٹرکشنز پہ یہاں آ گئے، اور ہماری طرف سے کوشش ہوگی جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے خاص کر کے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، وہ پورا کوآپریٹ کرے گا. جہاں جہاں جو لوگوں کی ہم سے توقعات ہوگی، خواہشات ہوں گی، وہ پوری کریں گے، اور کوشش کریں گے سب کچھ ایکسٹرا انتظام، چاہے راشن کا کوٹا ہے، چاہے چینی کا ہے، اور یہاں ایک ڈیمانڈ آئی کہ یو نیڈ ٹرانسپورٹیشن لیٹ تک آپ کو ضرورت ہے، 1-2 بجے تک. نظر آگے بڑھ جائیں گے، وہیں پر بات کریں گے کابینہ وزیر برائے صحت سکینہ مسعود یتو کے ہی بارے میں، جنہوں نے امرناتھ یاترا کے حوالے سے کئی مقامات کے ہسپتالوں کا دورہ کیا. تاہم انہوں نے چندن واڑی ہسپتال کا بھی دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے طبی عملے کو مستعد پایا. ساتھ ہی طبی نظام کی تمام تر سہولیات اور انتظامات کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کو بھی دیکھا، جس کے بعد انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کی کافی تعریف کی ہے اور یاتریوں کو جموں کشمیر آنے کی دعوت دی ہے. گزشتہ روز وزیر نے گاندربل اور پہلگام کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے یاترا کے انتظامات کو حتمی اچھا ہاسپٹل ہے، حالانکہ پری فیب میں تیار ہوا ہے، لیکن بہت اچھا ہے، کلین ہے، فیسلٹی ہر ایک اویلیبل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی مدد ہو سکتی ہے اگر خدا نخواستہ کسی کی صحت خراب ہو جائے، یہاں پہ امیجیٹ وہ اپنا علاج جو ہے وہ کرا سکتے ہیں. وہ فیسلٹیز بھی ساری رکھی ہیں، آئی سی یو ہے، فلی اکوپڈ ہے. تو مجھے لگتا ہے اچھا ہے، اور جگہ بھی اچھی ہے، جیسے کل سون مرگ میں بھی دیکھا. ناظرین وہیں پر آگے بڑھ جائیں گے. جموں کشمیر ٹرانسپورٹ کمشنر وشیش پال مہاجن نے بھی اننت ناگ اور کولگام کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے امرناتھ یاترا کے لیے انتظامات کا مکمل جائزہ لیا. ساتھ ہی عہدیداران کو ہدایت دی ہے کہ یاترا کے دوران ٹرانسپورٹ محکمے کی سب سے اعلیٰ کارکردگی ہونی چاہیے، تاکہ یاتریوں کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات درپیش نہ آئے. ناظرین پر آگے بڑھ جائیں گے، بات کریں گے امرناتھ یاترا 2025 کے ہی حوالے سے، جہاں پر پہلے ہی شادی پورہ ٹرانسپورٹ کیمپ میں تیاریاں تیز ہیں. وہیں پر بات کریں تو ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ نے بھی آج انتظامات کا جائزہ لیا، جہاں انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے تک تمام تر انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے تاکہ یاتریوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات نہ آ سکے. امرناتھ یاترا کے لیے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو ہمارا یہاں پر شادی پورہ میں کیمپ ہے، اس کے لیے جتنی بھی تیاریاں کرنی ہے وہ چل رہی ہے، اور اگلے 1 ہفتے میں وہ ساری مکمل ہو جائیں گی. اور بائی دا اینڈ آف دس منتھ، جس وقت یاترا ابھی شروع ہونے والی ہے، اس وقت ہماری تیاریاں. تو ناظرین فی الحال اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ادریس پلائی کو اجازت دیجیے. آپ یوں ہی دیکھتے رہے گلستان نیوز. انشاءاللہ پھر 6 بجے بڑی 5 خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.